अस्सलाम वालेकुम। कैब 3 लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चों का आज पहला दिन है? अच्छा माशाल्लाह। आप लोगों ने ये लेक्चर पहला यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था, ले लिया था? कितने बच्चों ने ले लिया था ये लेक्चर? अपलोडेड है, ऐसे ना करें, ठीक है। चलें, बहरहाल कल की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका कोई ताल्लुक आज की क्लास से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक पूरे सब्जेक्ट से है, पास होने तक की बातों से था। ये कल हमने कुछ बात की थी कि क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं सीएमए के पेपर में और उनको हमने कैसे एड्रेस करना है। फिर सिलेबस की क्या आउटलाइन है, इसको हमने डिस्कस किया था और आईकेप की स्टडी टेस्ट के चैप्टर्स के हिसाब से ग्रिड्स में उनको बांट कर उसके बाद हमने पास्ट पेपर एनालिसिस देखा था और बिल्कुल जनरल डिस्कशन थी, ठीक है जी, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि पर्पस क्या है, क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है, पिछला पढ़ा हुआ, क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे, पेपर का कैसा फॉर्मेट होता है, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट हैं। यानी ओवरऑल हमारा जो पूरा सिलेबस जो है वो हमारे सामने आ गया था, ताकि हम अपने तरतीब पढ़ते हुए सही रख सकें, कहाँ पे हमने एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगानी है, कहाँ पे बराबर सराबर लगानी है, ठीक है ना। तो ये जिन बच्चों ने आज एंट्री मारी है माशाल्लाह से, ये बराए मेहरबानी इस लेक्चर को बेशक सुकून से अपना टेक शेक लगाएं, मोबाइल पे सुन लें ऐसे करके, मुझे उससे कोई मसला नहीं, पर वो लेक्चर ले ज़रूर लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। इसमें सारे के सारा आपका जो वो रूट प्लान है पूरे सीएमए का, तो कल का दिन हमारा इसी के ऊपर लग गया था। हालांकि मैंने सोचा था कुछ पढ़ाऊँगा, लेकिन वो टाइम बचा ही नहीं। इस बार इस सारी कल की डिस्कशन में से किसी बच्चे को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन मैंने कल अर्ज़ किया था कि थ्योरी अव्वल तो बहुत कम आती है, और आती है तो 15 नंबर मैंने सेफली ऑन अ सेफर साइड मैंने 15 नंबर बोल दिए थे, 15 आते नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये भी कही थी कि नॉर्मली थ्योरी आती किस तरह की है, जैसे हम मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर पढ़ेंगे, हमने सारे सवाल करने हैं। वो एक दो बार उसने ऐसा कर लिया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंसेस निकलवा के साथ में पूछ लिया, ज़रा रीजंस बता दो एडवर्स या फेवरेबल वेरिएंस के। अब ये थ्योरी है। जैसे डिसीजन मेकिंग का सवाल है, मिसाल के तौर पे उसमें एक डिसीजन होता है कि हम एक प्रोसेस करते हैं, उसमें जो है वो 2 या 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं, 3 प्रोडक्ट्स बन गई जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब वहाँ पे खड़े होकर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे वो अलग अलग हो रही हैं, जहाँ पे वहाँ पे फैसला करना है कि किन को वहीं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भेज दें और किन को फर्दर प्रोसेस करें। ये हम डिसीजन मेकिंग में पढ़ेंगे। अब वहाँ पे आई कैप जो है वो कभी कभी सवाल के रिक्वायरमेंट में साथ बी पार्ट ये डाल देता है, मेन सवाल के साथ फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल है और साथ ये जो है वो कह देता है, ये आउटसोर्सिंग जैसे है मिसाल के, तो आउटसोर्सिंग कहते हैं कि जी हम खुद चीज़ बना रहे हैं, हम खुद बनाने की बजाय वो किसी और से बनवा लें, वो चीज़ किसी और से बनवा लें और ख़ुद को और काम करने लग जाए। इस तरह का सवाल देगा और उसकी रिक्वायरमेंट बी रिक्वायरमेंट डाल देगा कि जी फर्दर प्रोसेसिंग, ये आउटसोर्सिंग जो है ये आपने फाइनेंशियली तो कह दिया कि इससे फ़ायदा या नुकसान है, को अदर देन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी बताओ जी, कंट्रोल लूज हो जाता है जी, क्वालिटी कंप्रोमाइज, इस तरह की बात है, ये थ्योरी होती है। और कोई इस तरह की बात सीएमए में ये नहीं कहेगा आपको कि ज़रा वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन बता दो, कह भी देगा तो आपको पता होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 7-8 नंबर की अगर थ्योरी आएगी भी सही, तो वो जितनी को आएगी वो मैंने आपको रिसर्च किया था कि हैंड आउट जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उसमें आईकेप की किताब से ही मैंने थ्योरी एक्सट्रैक्ट करके थोड़ी थोड़ी डाल दी इस दफ़ा। पिछली बार वाले बच्चों को तो एंड पे जाके मिला था वो, क्योंकि बना रहा था। इस बार बना हुआ था तो हर चैप्टर के साथ साथ मैं डालता जाऊँगा और आपको देता जाऊँगा। और एडिशनल बात होगी तो वो भी हम उसमें इंक्लूड करते चले जाएंगे। तो थ्योरी ना इसमें एमसीक्यूज़ हैं, ना इसमें थ्योरी एज सच आती है। जितनी को थ्योरी की ज़रूरत है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। हर टॉपिक के अंदर जब हम पहुंचेंगे, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बस यही मशहूर ज़माना है इसकी थ्योरी, और कोई खास थ्योरी नहीं है। और कोई क्वेश्चन? कल जिन्होंने क्लास ली थी उनसे पूछ रहा हूँ। होता है क्वेश्चन, असल में एंड पे क्लास का टाइम खत्म हो गया था तो मैं क्वेश्चन नहीं ले सका था जी। चलें फिर शुरू करें आज। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि इतने गुस्से में बात ना करें अगर हम, तो सही है कि पर्पज़, थोड़ा सा पर्पज़ का पता हो कि हमारा इस सब्जेक्ट का पर्पज़ क्या है। तो जी सबसे पहला मेन पर्पज़ जो है वो इस सब्जेक्ट का है, आज भी मतलब ऑफिशियली कह सकते हैं, मैं आज पहुंच जाऊंगा कुछ ना कुछ कॉस्ट की बातों पर। थोड़ा सा आप लोगों को खुश रखने के लिए मैंने आज हैंडआउट में परसेंटेजेस कैलकुलेशन की थोड़ी सी रिवीजन डाल दी, को मार्कअप मार्जिन रिवाइज कर लेंगे, थोड़ी सी परसेंटेजेस जो सारी सीएमए के अंदर हमने
जिनके साथ जो है वो नबर्द आजमा होना है, वो थोड़ी सी हम परसेंटेजेस रिवाइज कर लेंगे, लेकिन वैसे अभी थोड़ी सी बातें ऐसे ही हैं, ज़रा थोड़ा ओवरऑल फोकस जो है वो आपका बन जाए, यहाँ पे एक 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 बाउंड्री नज़र आ जाए कि अच्छा जी यहाँ पर रहते हुए ये सब्जेक्ट ने जो है वो चलना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिर क्लियर हो जाती हैं आगे जाके सवालों के लिए, ठीक है। तो पर्पज़ में मैंने जैसे आपको कल कहा था, क्या कहा था वैसे, पर्पज़ क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना और डिसीजन मेकिंग करना। इसी बात को ज़रा थोड़ा सा और ज़रा तफसील से बात कर लें तो हम प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना चाह रहे होते हैं, पर यूनिट, टोटल भी आ सकती है लेकिन नॉर्मली ये पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ये निकालने की तरफ जो है वो हमारा ध्यान होता है सब्जेक्ट में, ठीक है। अब प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते क्यों हैं, कोई बता दे वजह, क्यों निकालते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट? डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट निकाल। और ज़रा अकाउंटेंट से हट के ज़रा मैंगो मैन वाले जवाब दिया करो, आम आदमी वाले। जी बेटा, आपने एक चीज़ बेचनी है, ठीक है, उसकी एक सेल प्राइस सेट करनी पड़ेगी। सेल प्राइस सेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए वो चीज़ आपको कॉस्ट कितनी करती है। एक कॉस्ट निकलेगी आपके सामने, उसके ऊपर आप अपने प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करेंगे तो आप सेल प्राइस डिटरमिन करेंगे। तो असल कहानी तो ये होती है कि आप प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, और फिर उस कॉस्ट की बेस पर आप नॉर्मली जो है वो सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो सेल प्राइस पर यूनिट निकालना, अच्छा उसके बाद ये बात भी आपको यूज़ करनी पड़ी जाएगी थोड़ा बहुत। ये जो काम हम कर रहे होंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीख कर आए हैं, तो वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन असल में तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो IS2 है वो यहीं से ही बोरो की हुई चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो रिलेटेड थी, ठीक है। कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होती है जी, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है जी। फाइफो होता है, एफको होता है, पीरियोडिक होता है, परपेचुअल होता है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। प्रॉबेबली मैं दूसरे नंबर पे ये टॉपिक करवाऊंगा, अगर ये ना करवाया तो फिर ओवरहेड्स कर रहे होंगे। तो जिस वक्त ये टॉपिक करेंगे तो आप इंशाल्लाह काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे कि आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई हैं कोई बात नहीं, उनके लिए तो हम ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो टेस्ट होता है हर दफ़ा। हमने देखा था तकरीबन इन्वेंट्री वैल्यूएशन का भी हर अटैम्प्ट में सवाल आ रहा है, कोई एक आधी अटैम्प्ट मिस हुई थी, ऐसे ही है। ऐसे ही ज़रा बात बंदा करते करे, ज़ुबानी तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, 2 अटैम्प्ट पहली कोई नहीं था, पिछली 5 में फिर 3 लगातार अटैम्प्ट से ये सवाल आ रहा है। मैंने कहा ज़रा दिखा भी दूँ। अच्छा, उसके बाद जी क्वेश्चन है, किसने छेड़ा सर कह के ज़रा थोड़ा सा। अच्छा जी, उसके बाद हमारा CMA के अंदर पर्पस जो है वो प्रॉफिट कंप्यूटेशन भी होता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर प्रॉफिट कंप्यूटेशन की बात तो ना करें, हम तो इंट्रो में भी प्रॉफिट कंप्यूटेशन करके आए हैं, तो ये कौन सी प्रॉफिट कंप्यूटेशन है? तो भाई देखें, जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख रहे होते हैं उसमें हम बिज़नेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मली देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम प्रॉफिट कैलकुलेशन को डिटेल्ड कर सकते हैं, यानी कि आप प्रॉफिट की कंप्यूटेशन जो है वो प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। आप प्रॉफिट की कंप्यूटेशन जो है वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन की भी कर सकते हैं। आप प्रॉफिट की कंप्यूटेशन जो है वो कस्टमर वाइज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। और चल ही क्या रहा होता है, ये तो चल रहा होता है, एक कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया, अच्छा जी बताएं जी अब इसको जो है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या इस स्पेसिफिक ऑर्डर से हमें प्रॉफिट, इवन प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, ठीक है जी। आप रीजन वाइज, मतलब मैं जी अपने लाहौर रीजन की और कराची रीजन की और पेशावर रीजन की अलग अलग जो है प्रॉफिटेबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे CMA के सब्जेक्ट के अंदर ये खसूसियत है। नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मली जो है वो हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट कंप्यूटेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं, डिटेल्ड जा सकते हैं, ठीक है। तो रीजन वाइज भी हो सकता है एंड सो ऑन। अब ये को मतलब ये तो अब एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तो हो नहीं सकती है कि जी बस ये 4 चीज़ें ही हैं, जहाँ तक जा सकें आप जाएं, ठीक है। और बड़ी अहम बात जो यहाँ पर हम करते हैं, इस CMA का पर्पज़ एक क्या है, मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है जी, मैंने जैसे कल भी बात की थी
अच्छा, कल की क्लास लाजमी लीजिएगा जी, कोई उसके अंदर आपके ऊपर बोझ नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे आपको तसल्ली ही होगी, बेहतर महसूस करेंगे आप। आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छा यार, हाँ बस ये हमारे काबू की बात ही, ऐसी बात नहीं, लोगों ने डराया हुआ है। बाकी विद इन द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लगता भी जाएगा। अगर आप डेली आते रहें, रोज़ का काम रोज़ करते रहें, तो जो मुश्किल CMA के अंदर समझा जाता है कि जी सवाल कहाँ से शुरू करें, कैसे, वो हमने मसला तकरीबन हल कर लिया। और मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि हम हर टॉपिक के हर सवाल को एक ही जगह से शुरू करते हैं, यानी फॉर्मेट की तरफ चले गए हैं इसके अंदर भी, तो वो काफ़ी हद तक मसला हल हो जाता है। बस आपकी रेगुलरिटी चाहिए, कॉलेज में, क्लास में भी और घर में भी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, मैंने आपको कहा था कि हम एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, हम 2 शिफ्ट में काम करना शुरू कर दें या एक में ही करते रहें, ठीक है जी। हम जो है वो 500 यूनिट्स हर ऑर्डर में मंगवाते हैं। अब जी बताएं, EOQ मॉडल एक पढ़ेंगे जाकर जी कि वो EOQ मॉडल क्या, और फिर बताएं जी अगर ज़्यादा मंगवाएं डिस्काउंट ले लें तो लेना चाहिए या नहीं, हम कस्टमर को डिस्काउंट ऑफ़र करें या ना करें, हम ये काम कर रहे हैं इसको बंद कर दें या चलाते रहें, हम ये काम कर रहे हैं जैसे भी बताया आउटसोर्सिंग हम किसी और से करवा लें या खुद करते रहें। तो ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। चल, ये तो पर्पज़ की बात हो गई जी। अब चलो थोड़ा सा ये भी अभी देख लें। ये अभी आपके जो मैं नोट्स बना रहा था, हैंडआउट बना रहा था, उसी के अंदर से मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, क्योंकि मैं फिर ये हैंडआउट सब कल से नहीं दूंगा। कल से ये अलग अलग हैंडआउट्स नहीं होंगे, आपको वो बेसिक्स वाला पूरा हैंडआउट मिल जाएगा जिसमें जितनी डिस्कशन अभी तक मैंने की है। हाँ, याद करवा, बैठा नहीं है मेरा कोई बच्चा, मुझे याद करवा दे जो, हाँ जो कल वाला ये हैंडआउट है ना, ये वाला मुझे याद करवाइएगा। ये भी मैं बेसिक्स वाले हैंडआउट के अंदर ही डाल दूंगा, ठीक है, ताकि वो एक बुकलेट बन जाए। ये अलग पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो जो कुछ मैं आज पढ़ा रहा हूँ या ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे, वो सारा इस हैंडआउट के अंदर इकट्ठा होगा, तो फिर वो बुक की तरह से ही है पर बुक नहीं है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि आपने टॉपिक एंड होने पर, वैसे ये टॉपिक एंड होने पर तो ICAP की किताब से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ICAP किताब के अंदर ये चैप्टर इस तरह से नहीं है, ना ग्रेड में है ना सिलेबस में है, लेकिन ये चैप्टर सारे CMA के अंदर यूज होना है, इसके बगैर तो होना कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा जब भी हम कोई चैप्टर करेंगे, तो आपने चैप्टर एंड होने के बाद जो वीकेंड आ रहा हो उस पर बैठ के अपनी ICAP की स्टडी टेस्ट को देखना है, ऑडिट करना है, तसल्ली करनी है कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो हमने छोड़ दी हो, जो रह गई होगी आप बताएंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से हैंड आउट रोजाना नहीं दूंगा, बल्कि टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये पूरा बुकलेट दे दिया करूँगा। हाँ, ऐसे ही होगा, कभी कोई एक आध दिन लेट होगा तो उस दिन का हैंड आउट मिल जाया करेगा, और फिर आपका, क्योंकि वो बुकलेट एक तरह से आपकी बुक ही है, उसके ऊपर जो आप लिखेंगे वो आपके पास महफूज रहेगा और एंड में भी आपको काम आता रहेगा। वरना हैंड आउट वैसे संभाले नहीं जाते, लास्ट टाइम भी बच्चों के साथ ये मसला हो रहा था, ठीक है। तो आपके हैंड आउट के अंदर ये मौजूद है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ते आ रहे हैं, इंट्रो में पढ़ा है, शायद कुछ बच्चों ने FAR 1 में भी पढ़ा है इसको, ठीक है। FAR 1 कितने बच्चों ने पढ़ लिया, मैं ज़रा दोबारा, हाँ आज ज़्यादा है ना, ये देखो आदि मुजरिम थे ना इसलिए लेट आए। कल मैंने जब हाथ खड़े करवाए थे ना, जो बच्चे कम थे वो यही थे, हाँ ठीक है ना। अभी पहला रिजल्ट आना है इनका, इन्होंने पहली बार पिछली बार ही दिया था ना कैफ 1, सीरियस नहीं ना हो रहे। अच्छा, कहाँ थे हम, क्या बात करते हैं, हाँ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ते आ रहे थे। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फ़र्क क्या है, तो ये कुछ मोटे मोटे फ़र्क हैं, बहुत ज़्यादा सारे हैं, वैसे तो 8 9 10 भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने आसान से 3 4, अब ये थेरी है, 3 4 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अगर कभी वो 2 3 नंबर का पूछ ले कि डिफरेंस बता दो, अव्वल तो पूछना नहीं लगा, आज तक पूछा कभी नहीं है, पर पूछ भी लेगा तो इसी तरह से बातें होती हैं, ठीक है, जो थियोरेटिकल हो सकती हैं। तो बड़ी सादा सी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उनको ऑडिट करवाना, उनको पब्लिश करना और वेबसाइट पे लगाना और पता नहीं क्या क्या करना, वो शेयर होल्डर्स को भेजना, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लीगल रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूरी है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ये काम करो, ना चाहो तो ना करो, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस दोनों में क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ऑप्शनल, ओनली प्रोड्यूस्ड इफ बेनिफिट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सीड कॉस्ट इनकर्ड इन डिराइविंग इट। आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखा हुआ है, उसको तनख्वाह देते हो, तो उससे इन्फॉर्मेशन फिर जो प्रोड्यूस होती है उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है उस कॉस्ट से, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, ठीक है। ये सिर्फ तब भी करते हैं आप कि अगर आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग करने से आपको जो बेनिफिट आना है, वो जितनी कॉस्ट उस इन्फॉर्मेशन को डिराइव करने में लग रही है वो बेनिफिट उससे ज़्यादा है, तो तभी करते हैं, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप बना रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली, वो आपको 1 रुपये का फ़ायदा भी ना दे, आप मजबूर हैं, आपने ज़रूरी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है। दूसरी बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ पास्ट की बात करती है, ठीक है,
जो कुछ हुआ उसको रिपोर्ट में डाल दिया। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम पास्ट को भी देख रहे होते हैं और फ्यूचर को भी देख रहे होते हैं। फ्यूचर की क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में जो हुआ उसकी बेस पर फ्यूचर के अंदर डिसीजन मेकिंग करते हैं हम, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड बनाए थे, पास्ट में जो हो गया उसका वेरिएंस निकालते हैं और फ्यूचर के अंदर प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये दोनों से डील करता है, पास्ट से भी और फ्यूचर से भी। फिर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उससे जो आप इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली आप बनाते हैं ना, ठीक है, वो यूज करने वाले एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है ये इंट्रो के अंदर। आपके यूजर्स कौन हैं जी? आपके यूजर्स बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर्स हैं, इवन एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। खैर एम्प्लॉयज़ तो किसी हद तक बहरहाल एक्सटर्नल यूजर ही हैं। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय तो मुलाजिम होता है ना, मैनेजमेंट तो डायरेक्टर्स हैं जो मालकान हैं, ठीक है। एनीवेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स यूज कर रहे होते हैं, जबकि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल यूजर्स के लिए। ये मोटे मोटे कुछ फ़र्क हैं, ये लंबी कहानियाँ लिखने बैठो तो देखते रहो। मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया 8, 9, 10 आपको आमतौर पे किताबों से मिल भी जाएंगे, लेकिन ये आसान आसान मैंने 4, 5, 6 निकाल लिए थे, ठीक है। यही बस जहन में रख लें। टेस्ट तो ये भी नहीं होने, लेकिन चलो पता तो होना चाहिए थोड़ा बहुत कि यार फ़र्क क्या है। एक सब्जेक्ट हम पढ़ जो रहे हैं तो उसका दूसरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फ़र्क क्या है, पता तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप करते हैं वो स्पेसिफिकली आप गवर्न करते हैं आपके स्टैंडर्ड्स। IAS 16 का नोट कैसे बनाना है, PPE का नोट कैसे बनाना है, IAS 16 ने बताया है, इंशाल्लाह बताएगा भी, या जिन्होंने नहीं पढ़ी है फिर जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता है। इंटेंजिबल्स को कैसे प्रेजेंट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, बैलेंस शीट क्या फॉर्मेट हो, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, IAS 1 बताता है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो IFRS के अंडर बनती हैं, उन रूल्स को फॉलो करके बनती हैं, जबकि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना। यही तो मसला आता है बच्चों को, कोई फॉर्मेट तो है नहीं, तो वो हम कोई फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, हम अपना स्टैंडर्ड बना लेंगे, ऐसे ना होते नहीं है, ठीक है। बस ऐसी जो है वो मशहूर बातें हैं, ठीक है, बस उन्हीं को यूज़ करके ये अकाउंटिंग हो रही होती है। तो ये किसी स्टैंडर्ड के अंडर नहीं आती, कोई स्टैंडर्ड इनको गवर्न नहीं करता। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो नॉर्मली एनुअली या सेमी एनुअली, क्वार्टरली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिस्टेड कंपनी के एक एनुअल होते हैं डिटेल्ड, फिर हाफ ईयरली या क्वार्टरली भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं और बिल्कुल समरी सी होती है वो, ठीक है ना। तो इसमें से ये भी कभी कभार कुछ सिर्फ लिस्टेड के ऊपर ये सेमी एनुअली और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की लीगल रिक्वायरमेंट है। बाकी जो कंपनीज होती हैं उनके लिए तो नॉर्मली वो बना लें, उनकी मर्जी ना बनाए तो उनको पूछता नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसको आप एनुअल बनाएं, सेमी एनुअल बनाएं, मंथली बनाएं, वीकली बनाएं, डेली बनाएं, ऑरली बना लें भाई, वैसे डेली तक ही होता है नॉर्मली, ठीक है, ये काफ़ी है। प्रोडक्ट वाइज जा रहे हैं आप, पीरियड वाइज जा रहे हैं आप, जैसे मर्जी डिटेल बना लें आप बना सकते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ही होता है, ठीक है ना। वो कोई बच्चा कल इस क्लास में बैठा हुआ था, मैंने पर्पस बताया ना CMA का, तो अगली क्लास FAR 1 के अंदर वो आया तो कहने लगा, मैंने FAR 1 R2 थी, नहीं R2 था, अच्छा हाँ, कहने लगा कि ज़रा इसका भी पर्पस बता दें। मैंने कहा यार इसका पर्पस तो इंट्रो में बताया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। तो जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है वो पर्पस क्या होता है, ये हम डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए जो है वो बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात है हैंडआउट आपके लिए आ रहा है, आज मैंने ये कॉपी करवा ली है। और दूसरी बात ये आपके उस नोट्स के अंदर भी है, बेसिक्स के अंदर इसी तरह से यही वाला टेबल वहीं से उठा के मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। चल अच्छा जी, ये थोड़ी सी बात भी करना चाह रहा था मैं। अब अगली इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ तक को मसला तो नहीं, बातें समझ आ रही है? कुछ गपशप है, गपशप, सवारियाँ पूरी हो रही हैं ना, दूसरी क्लास है। जी 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 बिल्कुल, कॉस्ट अकाउंटिंग के बगैर कर सकते हैं आप। कॉस्ट क्या हेल्प कर सकता है, लेकिन ये तो नहीं कि कोई मजबूरी ही है, ठीक है। अब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन को कहें कि जी वो कॉस्ट अकाउंटिंग चल रही है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत सिंपल भी हो सकती है, ठीक है। तो बहरहाल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ तो ज़रूर करते हैं हम चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। जो हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आज बात करेंगे तो उसके अंदर हम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो फिगर्स आगे यूज़ कर ही रहे होते हैं, लेकिन सिंपल बिजनेसेस के अंदर शायद इसकी ज़रूरत ना भी पड़े, आप इसके बगैर भी चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना पढ़ लिया जाए? जी, कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जी? अच्छा, 3 तरह की, कौन कौन सी? अच्छा जी, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज पूछ रहा हूँ। आपने लीगल स्टेटस बता दिया। नहीं, लीगल स्टेटस फिर नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट, वो लीगल स्टेटस। हाँ जी, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 3 तरह के बिजनेसेस हैं, 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? अच्छा, ये भी मैंने वो हैंड आउट के अंदर ऐसे ही मैं ज़रा साथ साथ दिखाता भी जाऊंगा आपको, ताकि आपको थोड़ी तसल्ली रहे। बहुत ज़्यादा नोट करने की तरफ भी ना जाए, बस समझते रहें आराम से, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विस की, बात ही यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करते हैं जी? ये गुड्स को बाय करते हैं, रेडीमेड गुड्स, रेडीमेड फिनिश्ड गुड्स बाय करते हैं और एज इट इज़ उनको सेल कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे गली के नुक्कर वाला मेडिकल जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाले स्टोर पे चले जाएं, सारे ये बिजनेसेस क्या हैं? आप किसी एसी खरीदने जाए ना, ये आबिद मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे एसी बनाने की फैक्ट्री नहीं लगी होती, तो एसी लगे होते हैं, वो फैक्ट्री से खरीद के लाते हैं बने बनाए एसी और आगे आपको बेच देते हैं, ठीक है। आप जलाल सन्स पे चले जाएं तो यहाँ पे कहीं पे भी घी की फैक्ट्री नहीं लगी हुई, वो घी फैक्ट्री से खरीद के लाते हैं, बना बनाया, और आपको बेच देते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो रेडीमेड या फिनिश्ड गुड्स लेते हैं। क्या करते हैं जी? लेते हैं, परचेज करते हैं, परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर कह लें या मैन्युफैक्चरर कह लें, ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर से ख़रीदें। सप्लायर कहीं और से कोई डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री से उठा के आगे दे रहा हो तो इसलिए मैंने सप्लायर लिख दिया। वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर खुद भी हो सकता है, वो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है। बस रेडीमेड फिनिश गुड्स इन्होंने परचेज करनी है और उनको एज इट इज़ कस्टमर को सेल कर देना है, ठीक है जी। आपने इंट्रो में भी ये पढ़ा। दूसरी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको फैक्ट्री में डालते हैं, यानी प्रोडक्शन करते हैं, फिनिश गुड तैयार करते हैं और फिर वो फिनिश गुड आगे कस्टमर को बेचते हैं। और हमारे सीएमए के अंदर यही हमारा इसी के साथ पाला रहेगा, क्योंकि ये वाला बिजनेस तो आप इंट्रो के अंदर भी पढ़ के आए और नॉर्मली आप आगे भी ये चीज़ें देख ही रहे होते हैं, ठीक है। आसान वाली अकाउंटिंग है। यहाँ पे सीएमए के अंदर हमारा पाला जो है वो इससे पड़ेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये मेरे बच्चों रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, मटेरियल परचेज होता है, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हैं और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। फिनिश्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। और फिर ये फिनिश गुड्स आगे सेल कर देते हैं टू कस्टमर्स। तो आज अभी मैं थोड़ी देर में बात इसी पर ही शुरू करूंगा। जितनी बात आज हमारी होगी वो इसी के ऊपर ही करते चले जाएंगे। थोड़ी सी जगह बना लें ज़रा। मेरे ख्याल में तीसरा तो बस ऐसे ही एक जुमला सा लिख लेना है, ठीक है। इसलिए उसको दरमियान में मैं फिट कर देता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, और अगर ना भी हो तब भी मैं यही करूँगा। ठीक हो गया जी। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं। सारी लड़ाई हमारी सीएमए के अंदर यही रहनी है, ठीक है।
और फिर फिनिश गुड्स को बेच देते हैं। और तीसरी किस्म का बिजनेस जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सर्विसेज का बिजनेस है। ठीक है जी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, ये सर्विसेज रेंडर करती हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर। जी, गुजारा हो रहा है कुछ? ये बेसिक वाला पहला हफ्ता जो इजी लेता है ना, वो फिर सारा सीए में परेशान रहता है, बस ये जहन में रखना है आपने, ठीक है। और जो इनको इजी नहीं लेता वो फिर सारा सीए में इंजॉय करता है, क्योंकि चीज़ें जो बहरहाल बुनियाद ही होती है, ठीक है। बिल्डिंग जितनी बड़ी आप मर्जी जो है वो मजबूत बना लें, अगर बुनियाद ही आपने कमज़ोर डाली होगी तो फिर मसला ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा, आपके जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे जितने भी आपके कपड़ा मार्केट के अंदर बैठे हुए कपड़ा डीलर्स हैं, क्लॉथ डीलर्स, ठीक है, जितने भी आपके, जैसे मैंने बोला आबिद मार्केट, इलेक्ट्रिकल मार्केट के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रिकल के डीलर्स हैं, जितने भी आपके कार शोरूम्स वाले कार डीलर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है। चीज़ खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। ऐसे बिजनेस के लिए जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ परचेज होगी, ठीक है ना। गुड्स खरीदने की कॉस्ट सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगी किसी भी बिजनेस के लिए। आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं, वो आप उनसे पूछे ना सबसे बड़ा खर्चा आपका कौन सा है, वो कहेगा भाई जो चीज़ें खरीद के लाते हैं वही। आप गाड़ियों वाले के पास चले जाएं, शोरूम वाले के पास, उससे कहें सबसे बड़ा खर्चा क्या है जी आपका, सबसे बड़ा खर्चा खुद सोच के बताओ, बिजली का बिल, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी सबसे बड़ा खर्चा होगा? नहीं भाई, गाड़ियां खरीद के लाते हैं, उनको आगे बेचना होता है, सबसे बड़ा। तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट जो है वो नॉर्मली इसमें कॉस्ट ऑफ परचेज होती है, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है, इसकी मिसाल क्या है, ये ग्री एसी बनाने वाली जो फैक्ट्री है, ये फिलिप्स का जो बनाने वाला जो बल्ब की फैक्ट्री है, ठीक है, ये पंखा को नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो ये घड़ी बनाने वाली जो कंपनी है, ये कंप्यूटर बनाने वाली जो फैक्ट्री जहाँ लगी हुई है, ठीक है, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगी वो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। सबसे ज़्यादा कॉस्ट क्या होगी उसकी? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ही फिर सारा कुछ आ जाता है ना, मटेरियल खरीदा, उसको फैक्ट्री में डाला, लेबर लगाई, ओवरहेड्स लगाए और चीज़ बन के निकल आई। तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉस्ट जो होंगी वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होंगी? प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जहाँ पर सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं। ये कॉलेजेस जो है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, ये सब के सब क्या हैं? ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगी वो क्या होगी आपके ख्याल में? स्टाफ की सैलरीज। यहाँ पे लोग जो है वो काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ जो हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट हुई है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉस्ट जो होगी वो उन पढ़ाने वालों की जो है वो तनख्वाहें होंगी, ठीक है। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की तनख्वाहें होंगी, ठीक है। ऑडिट फर्म के अंदर आपके जो पार्टनर हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो आपके चलो ऑडिट ट्रेनीज हैं, ठीक है, पैसे तो उनको मिलते हैं, थोड़े कम मिलते हैं पर मिलते तो हैं, ठीक है, मैं रुक गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये मेन कॉस्ट है किसी भी ऑडिट फर्म के लिए। सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होगी? यही जो स्टाफ को उन्होंने पैसे देने होते हैं, ठीक है, तो सही है। अच्छा, अब अगली बात, अच्छा वैसे ही ज़रा चलो छोड़ो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कितनी तरह की इन्वेंट्री होती है, ये जब मौका आएगा तो देख लेंगे। 3 तरह की होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली अहम बात जो है वो मैं आज आपके साथ जो करने लगा हूं वो है जी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। दो तरह की कॉस्ट हुआ करती हैं जी। एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरी को कहते हैं पीरियड कॉस्ट, ठीक है जी। एक वेरिएबल फिक्स वाली भी है, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, मैं देख लूँ,
प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, चलो फिक्स वेरिएबल की बाद में कर लेते हैं बात, ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशंस ब्रॉडली मैंने दो तरह की पढ़ानी है, एक ये आज पढ़ा रहा हूँ, बात शुरू कर रहे हैं, इसको कल ख़त्म भी करेंगे और दूसरी भी आ जाएगी कल तक, ठीक है। कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट की क्लासिफिकेशन में डाला जा सकता है, ठीक है। फिर कॉस्ट को फिक्स या वेरिएबल भी कहा जा सकता है, उसमें सेमी वेरिएबल भी आ जाती है, फिक्स स्टेप फिक्स भी आती है, वो बाद में फिर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ाने लगा हूँ, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन नंबर 1। पहली क्लासिफिकेशन में आज आपको कॉस्ट की पढ़ा रहा हूँ, और वो क्लासिफिकेशन क्या है जी, कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट भी हो सकती है और पीरियड कॉस्ट भी हो सकती है। जी बेटा, KFC मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन वो बर्गर बना के दे रहे हैं क्या, खरीद के दे रहे हैं? अगर आप खरीद के बर्गर दे रहे हैं किसी से तो फिर आप ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन अगर आप खुद बनाकर बेच रहे हैं तो फिर मतलब यही है ना कि आप चीज़ बनाकर बेच भी खुद ही रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो वो सही है, वो आउटलेट के ऊपर बेच रहे हैं, तो जो डिलीवर कर रहे हैं या जो घर ले जाते हैं, तो घर ले जाने वाले भी तो उनके वही कस्टमर ही हैं नॉर्मली, तो उनकी वो एक एक्स्ट्रा सर्विस है ना कि वहीं पे आने वाले लोगों को जो कहते हैं चलो इधर बैठ के खा लो, असल में तो वो बर्गर बना के बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। आपके गोरमे वाले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं, ब्रेड बना के बेच रहे हैं, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अच्छा जी, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट कॉस्ट की निशानी क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो किसी फैक्ट्री के अंदर, देखें एक चीज़ ना आपने जहन के अंदर रखनी है, मैं एक ही जगह पर आपकी फैक्ट्री और बाकी सारी डिपार्टमेंट्स भी रख कर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे आपकी ये फैक्ट्री है, ठीक है जी, उसके बाद ये आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिन एंड अकाउंट्स, HR वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मिसाल के तौर पे ये आपका R&D डिपार्टमेंट है, यहाँ पे साइंसदान आपने बिठाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आप यानी आप यहाँ चीज़ बनाकर यहीं पर ही आपने अपना आउटलेट भी यहीं पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो बस ये ज़हन के अंदर रखना है कि ये फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर होने वाला हर खर्चा जो है ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है। अब उसकी आगे 3 किस्में जो मैं आपको आज बताने लगा हूं, उसको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में क्लासिफाई करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, लिखी हुई है डेफिनेशन, आप नोट करने की तरफ ना जाइएगा, आपको मैं दिखा दूं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो सारी कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट को जो है वो इनकर हो रही है। तो सारी क्या है, अब आगे अलग से मैंने वैसे यहाँ पे बता दिया है प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या होती हैं, तो वो आप यहीं से पढ़िएगा। फिलहाल मुझे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ स्टिक करने दें, क्योंकि इसी को ही हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज नहीं करवा रहा आपको कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट तो दोनों के हिसाब से सेम है, प्रोडक्ट कॉस्ट दोनों का फर्क है ना। अभी बताया आपको, जैसे ट्रेडिंग बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ परचेज, तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है उसकी, कॉस्ट ऑफ परचेज। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो आप यहीं से कल पढ़ लीजिएगा जब आपको हैंड आउट दे दूंगा, या अभी भी दिल किया तो मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये पढ़ाने लगा हूँ, यहाँ से लेकर ये आपका जो हैंड आउट के अंदर आएगा ना, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर 3 तरह की होती हैं, ये बात करने लगा हूँ, ठीक है। तो फैक्ट्री की चार दीवारी जहन के अंदर रखिएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट आर ऑल दोज कॉस्ट, सिर्फ पिक्चर ले लीजिएगा, तसल्ली के लिए लेनी है, वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपके लिए बेसिक्स में लिखा हुआ है, सिर्फ समझिए आज, ठीक है। तो माजरत बस हैंड आउट पूरा तरतीब से बन नहीं सका, बन भी जाता तो मैंने ऐसे ही पढ़ाना होता है कि मैं आपको पढ़ा के कहता हूँ सारी बात लिखी हुई मैंने आपको इस तरह से टेबलर फॉर्म में, सवाल भी ऐसे ही करवा रहा होता हूँ, जो सवाल में लिखा हुआ है ऐसे ही टेबल बना के आपको समझा देता हूँ, फिर कहता हूँ देख लो आप, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। तो ये तरतीब ऐसी ही होगी, मैं पढ़ा तो ऐसे ही रहा हूँगा, घर पर जाके आपने उसको तसल्ली से एक बार देख लेना है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो रह गई है क्लास में डिस्कशन होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट आर ऑल दोज कॉस्ट्स दैट आर इनकर्ड, आपके हैंडआउट में तो नहीं है ना ये आज ये वाला दैट आर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इन फैक्ट्री, बस सादा बात, दैट आर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट
इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट्स हैं वो क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। मसलन आप फैक्ट्री दिमाग के अंदर लाएं, थोड़ी सी ला सकते हैं तो कोशिश करें जी, फैक्ट्री एक दिमाग में लाएं। आपने मिसाल के तौर पे चॉकलेट बनाने की एक फैक्ट्री लगाई है, सॉरी रोजे हैं, आपने जूते बनाने की, खाने की नहीं, जूते बनाने की एक फैक्ट्री लगाई है। अब दिमाग के अंदर फैक्ट्री लेकर आए, कैसे कैसे काम चल रहा होगा। सबसे पहले तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल आगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कहानी भी है, वो भी समझाता हूँ बाद में, ठीक है ना। फिलहाल रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होगा, आपको चमड़ा खरीदना पड़ेगा, ठीक है, आपको कोई लकड़ी खरीदनी पड़ेगी सोल के लिए, या रबर वगैरह, रबर, चमड़ा, ग्लू, नेल्स, धागा, ये सारा कुछ क्या है, ये किसी भी जूते को बना, दिमाग के अंदर वो फैक्ट्री चल रही है आपके, ठीक है ना। तो किसी भी जूते को बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आप खरीदेंगे। फिर आपने वहां पर कुछ मशीनें लगाई होंगी और कुछ लेबर भी लगाई हुई होगी। जो मशीनों के ऊपर अगर हैंडमेड बना रहे हैं तो फिर सारे आपने जब वो मोची बिठाए हुए होंगे, ठीक है, या फिर आपने मशीन लगाई होगी और कुछ उसके साथ जो है वो उन मशीनों को चलाने वाले लोग होंगे, ठीक है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उन जूतों को बनाने के लिए, ठीक है, वो कॉस्ट इनकर करेंगे ना, उसके ऊपर वो पैसे लेकर काम करेंगे ना, ठीक है, तो वो लेबर कॉस्ट है। अच्छा, वो भी अब दो तरह की होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी समझाता हूँ अभी, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्टली जूता बना रहे होंगे और कुछ लोग उनको जूता लगा रहे होंगे, काम करो काम करो काम करो, ठीक है। कुछ लोग बाहर बैठे होंगे फैक्ट्री के दरवाजे पे, कोई अंदर ना आ जाए। तो ये सारे डिफरेंट लोग हैं जो फैक्ट्री की चार दीवारी से रिलेट करते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो है, तो फिर आगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन है, वो बताता हूँ। शायद आज ज़बानी बताऊं, कल फिर आपको वो लिखा हुआ मिल जाए, देख लेते हैं, बहरहाल अभी तो चल रहा है काम। इसी तरह से तीसरी चीज क्या होती है, मटेरियल खरीद लिया आपने, लेबर लगा दी, और इंट्रो में ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का चैप्टर होने की वजह से थोड़ा सा ये फायदा होता है कि ओवरहेड पता आपको होता है कि क्या है। वो अलग बात है कि मैंने दोबारा बताना है, हमने उसकी कैलकुलेशन भी सीख रही है, आप बड़ी तफसील से बात करनी, लेकिन थोड़ा एक बार नाम तो सुना होता है ना जिंदगी में, ओवरहेड क्या है। बहरहाल ओवरहेड्स क्या होते हैं, जो मटेरियल और लेबर ना हो लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट का हिस्सा हो। मिसाल के तौर पे जो मशीन मैंने आपको कहा आपने चलानी है, जो चलाने वाला तो लेबर है लेकिन मशीन जो है वो बिजली पे चलनी है, तो बिजली का बिल क्या है, मटेरियल है लेबर है, ना मटेरियल है ना लेबर है, लेकिन फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर ये खर्चा हो रहा है, ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट भी, इसके डिफरेंट नेम्स है, मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैंने आपको ना हर वो अल्टरनेटिव नेम्स भी लिख दिए हैं, आप एक बार पढ़ना है बस, आपने याद यूज नहीं करना है इस सारी चीजों को, ठीक है ना। कि मतलब ये ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, ये डिफरेंट नाम है इसके, एक बार पढ़ लेना, कभी यूज हो जाए। वैसे इतनी बार हम ऐसी चीजें जहां अल्टरनेटिव नेम्स आते हैं वो मैं काफी दफा बता देता होता हूं, तो वहां पे फिर आपको वो जहन में रह जाता है, याद करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल बच्चे जिद करते थे कि जी नोट्स होने चाहिए, तो इसलिए वो मैं यहाँ पे लिख रही है कुछ चीजें, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री में इनकर हो रही है, और वो कितनी किस्म की होंगी, तीन किस्म की होंगी, ब्रॉडली तीन किस्म की होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड किसे कहते हैं, चलो मटेरियल लेबर तो आपको समझ आ गया। जो ओवरहेड क्या है, जो मटेरियल लेबर नहीं है लेकिन फैक्ट्री का खर्चा है। जैसे मैंने आपको कहा कि फैक्ट्री के अंदर लगी हुई जो मशीन है यहाँ पर, वो बिजली पे चल रही है या फ्यूल पे चल रही है, तो उसकी फ्यूल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। फिर मशीन अगर आपकी अपनी है तो उसकी डेप्रिसिएशन, और अगर मशीन किराए की है तो उसका किराया। फैक्ट्री अगर आपकी अपनी है तो उसकी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, और अगर फैक्ट्री किराए पे है तो ये सारे खर्चे वो हैं जो मटेरियल लेबर नहीं है लेकिन फैक्ट्री के खर्चे हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो तीन तरह की होती हैं जी, मटेरियल, बल्कि मैं यूं कर दूं, जरा अगली बात भी कर लें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये डायरेक्ट वाली बात क्या हो गई, बहुत आसान है जी, मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। पहले मैं लिख लूं फिर समझाता हूं, जरा ओवरहेड्स जरा ऐसे शॉर्ट करके लिख लिया मैंने, ठीक है जी बेटा। मटेरियल डायरेक्ट कब है, कोई बता दे, गलत बता दे, कुछ नहीं होता, इजीली ट्रेसेबल हो, क्या मतलब,
हाँ 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 हाँ, मैं ये लफ्ज सुनना चाह रहा था। ठीक है, ये जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल की शक्ल किस वजह से है? ये इसके ऊपर लगी हुई लकड़ी और लोहे से। तो ये ऐसा मटेरियल है जो सिग्निफिकेंट पार्ट बना है, बल्कि जिसने इसको शक्ल दी है, डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, इसके अंदर कोई ग्लू श्लू भी लगी हुई होगी, कोई कील गूल भी लगे होंगे, नजर नहीं आ रहे, है तो वो भी मटेरियल। ठीक है, तो वो किस तरह चला जाएगा? देखो, पहली बात, कुछ बच्चे समझते हैं कि जिसकी कॉस्ट निकल सके कि जी एक टेबल पर कितनी लकड़ी लगी है, अगर क्लियरली बता सकते हैं तो डायरेक्ट है, अगर क्लियरली नहीं बता सकते तो ये डायरेक्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं है। लकड़ी तो मैं बता रहा हूं, लोहा तो मैं बता रहा हूं कितना है, मैं कील भी गिन के बता सकता हूं जी, इसके अंदर 10 कील लगे हुए हैं और एक कील मुझे 5 रुपए का पड़ता है, तो 50 रुपए कील की कॉस्ट है, निकल तो सकती है। ठीक है, तो दो बातें होना जरूरी हैं। पहली बात, ये सिग्निफिकेंट पार्ट बने मटेरियल, और बूटी लगाने के लिए एक बात बताई क्या, कि जिसकी वजह से इसकी शक्ल बन रही हो। ठीक है ना। और दूसरी बात, मतलब जो इसको शक्ल दे, इजीली ट्रेसेबल हो, सिग्निफिकेंट पार्ट हो, ये डायरेक्ट है। बाकी जो इजीली ट्रेसेबल ना हो, ठीक है, या इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट रखता हो, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कह देंगे। है मटेरियल कॉस्ट ही, है मटेरियल कॉस्ट ही। तो फर्क क्या पड़ा? डायरेक्ट मटेरियल तो अपने नाम से आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मैं मिसाल के तौर पे इसकी डेफिनेशन यहां लिख लेंगे, मैं एग्जांपल्स के अंदर यहां पे सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी। तो वैसे आपको बता रहा हूं, मैंने 3 बातें बताई हैं कि वो फुली ट्रेस हो जाए, एक यूनिट पर कितना लगता है, ठीक है, और वो सिग्निफिकेंट पार्ट बने ओवरऑल कॉस्ट का, यानी कि इस टेबल की टोटल कॉस्ट में लकड़ी की कॉस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट रखती है। ठीक है, और तीसरी चीज, इंटेग्रल पार्ट बन जाए फिनिश गुड का। ठीक है, मतलब इसको मैंने इस तरह से लिखा है यहां पर आपके लिए, ये देखें। ठीक है, कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स, मैं जरा चाह रहा हूं मैं दोबारा ना लिखूं अगर आपकी इजाजत हो। ठीक है ना, वहां पे सिर्फ मैं लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। ठीक है ना, अब उसकी डिटेल यहां पर लिखी हो तो यहीं से काम चला रहे हैं, कहेंगे तो लिख दूंगा, यही बात दोबारा लिखनी है मैंने। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एनी सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट विच कैन बी फुली ट्रेस्ड टू 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अब बता सकते हैं एक टेबल पे कितने फुट लकड़ी लगी, कितने फुट लोहा लगा, बता सकते हैं। ठीक है, बिकम्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ये नहीं है कि वो कोई स्प्रे था, स्प्रे भी हो सकता है, एक चमक लाने के लिए एक स्प्रे है, वो भी हमने किया हो, है तो वो भी मटेरियल, लेकिन वो इंटेग्रल पार्ट नहीं बना, वो तो उड़ गया, बस चमक चमक लगा के उड़ गया। ठीक है, तो वो भी तो मटेरियल था, तो इंटेग्रल पार्ट भी बने। और तीसरी चीज, सिग्निफिकेंट पार्ट हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट का, यानी इस कॉस्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि जी कील भी जो है वो फुली ट्रेस हो सकता है एक यूनिट पर कितना लगा है, और इंटेग्रल पार्ट भी बना हुआ है, उड़ नहीं गया है, तो इसको भी डायरेक्ट कह दें तो फिर अगली बात नहीं पूरी होती कि वो सिग्निफिकेंट पार्ट ओवरऑल कॉस्ट का नहीं है। अगर ये बेंच जो है, ये पूरे का पूरा बेंच 15,000 में बना है, तो शायद इसमें कील जो है वो 150 रुपए के लगे हों, 50 रुपए के लगे हों। ठीक है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि यार इसको डायरेक्ट मटेरियल ना कहो, ये इतनी इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है कि इसको इनडायरेक्ट कह लो। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल की बात कही गई है, इनडायरेक्ट का आपको नहीं बताया, जो डायरेक्ट नहीं है वो फिर इनडायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा, तो डायरेक्ट मटेरियल फुली ट्रेस हो सके, चलो अब वहां पे लिखा हुआ है इंटेग्रल पार्ट बने, लिख दूं या काम चला लेंगे? चलें ठीक है। अच्छा, अगली बात, डायरेक्ट लेबर के बारे में बताओ जी। डायरेक्ट लेबर पार्ट 2 शुरू करना है, करें।